ये कहानी है क्रिस्टीन और उसकी फैमिली की, जो 1973 में ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सिंकहोल में केव डाइव करने जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो होता है उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। तो गाइस, मेरा नाम है हुसैन खान और आप देख रहे हैं द शाफ्ट सिंकहोल ट्रेजेडी। क्रिस्टीन जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टीन का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहाँ उनके फादर मार्क एक प्रोफेशनल डाइवर थे। क्रिस्टीन ने डाइविंग का शौक अपने फादर से ही सीखा था और केवल 5 साल की उम्र से ही क्रिस्टीन डाइव करने लगी थी और अब तक उसने कई नेशनल और इंटरनेशनल डाइविंग कंपटीशन में हिस्सा भी ली थी। क्रिस्टीन, स्टीफन एंड ग्लिन ये तीनों स्कूबा डाइविंग की दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके थे। इनमें से क्रिस्टीन तो साउथ वेल्स की टाइटल होल्डर थी, जो कि केवल हाईली एक्सपीरियंस्ड डाइवर ही अचीव कर पाते हैं। और क्रिस्टीन के कजिन जॉन बोकरमैन भले ही थोड़े नए थे, लेकिन इन्हें भी 4 साल की डाइविंग एक्सपीरियंस थी और इन चारों की बन जाती है एक टीम। तो इन चारों ने यह डिसाइड किया कि वे शाफ्ट सिंकहोल को विजिट करेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, जो एक बेहद चैलेंजिंग और रोमांचक होने वाला था। तो आखिर ये शाफ्ट सिंकहोल है क्या? ये माउंट गैम्बियर और ओशन के बीच एक ज़मीन पर स्थित है, जिसे आसपास के कुछ डेयरी फार्मर अपनी ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सिंकहोल की कहानी जितनी मिस्टीरियस है, उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। कई साल पहले एक किसान अपने घोड़े के साथ ज़मीन पर चल रहा था। तभी घोड़ा अचानक से घास में छुपे एक गड्ढे में गिर जाता है। किसान ने देखा तो पाया कि वहाँ एक करीब 20 फीट गहरा होल है, जिसकी तह में पानी था। किसान उस होल को पत्थरों से बंद करना चाहता था, ताकि ऐसा कुछ फिर से ना हो। उसने वहीं पड़े हुए कुछ छोटे छोटे पत्थर को उठाया और इन्हें एक एक करके होल में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन हर पत्थर गहरे पानी में गायब होता जा रहा था। ये देखकर किसान हैरान रह गया। ये छोटी होल के 20 फीट नीचे एक बड़ी सी लेक है, जो लगभग फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है। और सबसे खूबसूरत नज़ारा तब होता है जब दिन के वक्त होल से एक ब्लू रंग की किरण अंदर आती थी। तो केवर ने इस जगह का नाम द शाफ्ट रख दिया, शाफ्ट ऑफ लाइट की वजह से। पानी की सतह से 60 फीट नीचे वही हजारों पत्थर पड़ी हुई मिलती है, जो किसान ने होल को भरने के लिए फेंकी थी। ये रॉक पाइल ऊपर होल के एग्जैक्ट नीचे थी, जो एक एंकर पॉइंट की तरह काम करती थी। इसके जरिए डाइवर इस जगह को रिकॉग्नाइज कर पाते थे। तो जहाँ रॉक पाइल थी, वहाँ से 2 टनल निकलती थी अपोजिट डायरेक्शन में, और जो साउथ वेस्ट की टनल थी वो 260 फीट गहरी थी और वही नॉर्थ वेस्ट वाली टनल 407 फीट गहराई में जाती थी। 1973 में ये मैप के बनने से पहले सभी को यही लगता था कि जो नॉर्थ वेस्ट की टनल है वो बॉटमलेस है, जिनकी डेप्थ में जाकर टच करना इम्पॉसिबल थी। सबने मिलकर सिंकहोल के बाहर एक ट्राइपॉड सेटअप तैयार किया, जिससे एक मजबूत रस्सी को नीचे तक उतारा गया ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक डाइवर ऊपर ही था जो सप्लाई और सेफ्टी को मैनेज कर सके। तो 8 डाइवर नीचे चेंबर में उतरते हैं रस्सी के जरिए, और इसी टीम में एक खास शख्स मौजूद थे, रॉबर्ट स्मिथ, जो डाइविंग क्लब के प्रेसिडेंट थे और इस शाफ्ट की गहराई में 20 से ज़्यादा बार डाइव कर चुके थे। रॉबर्ट को यहाँ की हर गहराई और हर मोड़ का पूरा अनुभव था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आज क्रिस्टीन और मिलो फैमिली यहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाने आए हैं। ग्रुप की सिंपल प्लानिंग थी, सिर्फ 200 फीट की गहराई तक डाइव करना, जहाँ तक उन्हें ऊपर से आती ब्लू लाइट गाइड करेगी। ये उनकी एक ऑफिशियल प्लान थी। सभी डाइवर्स रॉक पाइल की एरिया को क्रॉस कर लिया। क्रिस्टीन और मिलो फैमिली के मेंबर सोच रहे थे कि बस 250 फीट की गहराई को टच करेंगे और वापस लौट आएंगे। उस वक्त स्कूबा डाइवर्स रेगुलर ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते थे। यह उनके लिए एक लिमिटेशन थी, क्योंकि ये सिलेंडर ज्यादा देर तक यूज नहीं किया जा सकता, वरना डाइवर्स नाइट्रोजन नार्कोसिस के शिकार हो सकते थे। नाइट्रोजन नार्कोसिस वो कंडीशन है जो तब होता है जब डाइवर्स के एयर सिलेंडर का प्रेशर बढ़ने लगता है जैसे वो डेप्थ इंक्रीज करते हैं, और नाइट्रोजन डाइवर्स के ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होने लगती है। यह असर अल्कोहल इंटॉक्सिएशन जैसा होता है,
जैसा चक्कर आना, धीमे हो जाना। जैसे ही ग्रुप 180 फीट की गहराई तक पहुंचे तो रॉबर्ट स्मिथ पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर होने लगा। वो एक एक्सपीरियंस्ड डाइवर थे, तो उन्होंने तुरंत ही इस चीज को पहचान लिया और अपने टीममेट को सिग्नल देकर वापस चेम्बर की तरफ लौट आए, जो सेफ एरिया था। ग्लेन क्रिस्टीन के बिल्कुल पीछे ही था। उसने क्रिस्टीन के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे वापस चलने को कहा, लेकिन क्रिस्टीन को वापस लौटना नहीं था। वो और भी डीपर सेक्शन में जाने की सोच रही थी। उसे 250 फीट की गहराई टच करनी थी। ग्लेन ने सोचा कि वो मैनेज कर लेगी, इसलिए उसने भी सिग्नल दिया और वापस सेफ एरिया की तरफ लौट आए। रॉबर्ट को पहुंचने के 8 मिनट बाद ग्लेन भी सेफ एरिया तक पहुंच चुके थे। उसके साथ रेनॉल्ड और पीटर भी वापस आ गए, क्योंकि उनके सिलेंडर में भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। रॉबर्ट ने बाकी टीम के बारे में पूछा तो पीटर ने कहा, मैंने तो उन्हें अपने पीछे आते देखा था। तभी उन सभी को समझ आ गया कि बाकी 4 लोग अंदर ही रह गए हैं। ग्लेन घबराते हुए तुरंत एक नया सिलेंडर लेकर 225 फीट की डेप्थ तक वापस गए, लेकिन वहाँ सिर्फ स्टीफन की कैमरा और फ्लैशलाइट मिलती है। ग्लेन को समझ आ गया था कि वो चारों अब तक मर चुके होंगे। वो थक हार कर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह पुलिस यहाँ आती है बॉडी रिकवरी के लिए, लेकिन उन 4 को कोई अता पता नहीं था। पुलिस यहाँ महीनों तक चारों को ढूंढते हैं, लेकिन अगले साल जनवरी में एक फिल्म क्रू आती है जो केव डाइविंग पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। लैंड ओनर से परमिशन मिलने के बाद वो लोग अपने प्रोफेशनल लाइटिंग इक्विपमेंट के साथ केव के अंदर उतरते हैं, और फिर जैसे उन्होंने लाइट ऑन की, केव दिन की तरह रोशन हो गई। एक क्रू ने देखा कि उनके पीछे कोई था, लेकिन जब उन्होंने क्लोजली देखा तो समझ आया कि वो स्टीफन की डेड बॉडी थी। उस मूवमेंट ने सभी को हिलाकर रख दिया था। मार्च 1974 तक लैंड ओनर ने यह रियलाइज किया कि इस जमीन के नीचे 4 डेड बॉडीज हैं, और उन्होंने एक डाइविंग टीम को बुलाया बॉडी रिकवरी के लिए। इस हादसे के बाद ऑस्ट्रेलिया में केव डाइविंग एसोसिएशन बनाई गई, जो केव डाइविंग को रेगुलेट कर सके।